नेक्स्ट है हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो है सेटामेटर 3 को होता है, सॉलिड लिक्विड गैस। इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होने के कारण गैस के बीच में ये पूरा रूम को छेक सकता है, मतलब इजीली से पूरा फैल जाता है। गैस को जिस भी कंटेनर में रखेंगे उस पर सब पे इक्वल प्रेशर लगाता है। गैस सभी दिशा में समान प्रेशर लगाता है। गैस को देखिए हम लोग प्रेशर को गैस के दाब को कैसे नापते हैं। एक एटीएम में जो है 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर जो मरकरी होता है एक एटीएम में। 760 mm 76 में 1 पास्कल में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल। एक बार में 10 के पावर 5 पास्कल होता है। एक बार में 10 के पावर 5 पास्कल होता है। इतना याद रखते हैं अभी। एक के बार में 10 के पावर 5 पास्कल। 1 पास्कल में होता है 1 एटीएम में 760 mm या 76 सेंटीमीटर। गैस में जो है कंप्रेसिबिलिटी एक गुण पाया जाता है, जो कंप्रेस करके छोटा चीज़ में भी रख सकते हैं। इसमें डिफ्यूजिबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, जैसे अलग अलग गैस भी एक जैसा मिल जाता है, एक ही में मिल जाता है। फिक्स मास वाला गैस जो होता है, इसका मास जो है फिक्स होता है, उसका वॉल्यूम वही होता है जिस कंटेनर में रख दिया जाए। मेनली 11 को एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में जो कि गैसीय स्टेट में पाया जाता है। सो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो पता ही था। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन। क्रिप्टॉन नहीं है, क्रिप्टॉन भी है, जेनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। यानी कि इनर्ट वाला हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 1 2 3 4 5 6 को तो यही हो गया, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसके बाद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो गया। बाकी दो हाइड्रोजन में का सिर्फ फ्लोरीन और क्लोरीन होता है। सॉलिड के कंपेरिजन में इन लोग का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है कम होता है। गैस के वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स के बीच में एक रिलेशन है, उसको हम लोग देखते हैं। होता है बॉयल्स लॉ। बॉयल मतलब कोई चीज़ बॉयल होता है तो उसका टेम्परेचर जो हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तभी जाकर बॉयल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट, तब इसका बॉयल्स का होता है पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाता है बॉयल्स का लॉ। और इसमें एक और नियम होता है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। वॉल्यूम की इन्वर्सली होने से पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। टी और एन को कांस्टेंट रखते हुए। चार्ज जो था वो बहुत चालू पुर्जा थे, चालू पुर्जा। प्रेशर को जो है कांस्टेंट रखा है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट था। प्रेशर कांस्टेंट भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है हमेशा हम लोग को केल्विन में रखना है, सेल्सियस वगैरह में नहीं रखना है। सब में एन जो है नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेगा, उसको ध्यान में रखना है। इसमें डायरेक्टली इसमें कौन है कांस्टेंट है, चालू पुर्जा, चार्ल्स पुर्जा। प्रेशर कांस्टेंट है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी से, यहाँ से हो जाएगा V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, ठीक है। यहाँ पे बॉयल्स वाला में हो गया P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। इसमें टेम्परेचर को हमेशा हम लोग केल्विन में नापना है। वैसे टेम्परेचर इसमें गैस का वॉल्यूम जो है 0 हो जाता है, उसी को हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहेंगे। इसमें वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा, उसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट 0 होता है, 0 केल्विन या फिर जो एब्सोल्यूट 0 है इसमें 0 केल्विन को एब्सोल्यूट 0 माना गया है, जिसमें सेल्सियस जो है -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यह जो है गैस का नेचर कैसा है, उसका प्रेशर क्या है, उस पर जो डिपेंड नहीं करता है। जब असलियत में एब्सोल्यूट 0 पर वॉल्यूम पूरा 0 नहीं होता है, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल नहीं है। उसके बाद गेल यूज करते, गेलों को तो पीट दो, पीटो इसको, गेलों को पीट दो। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी से। अब बहुत सबका आवाज़ कांस्टेंट करो, आवाज़ को कांस्टेंट करो, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम को एकदम कांस्टेंट कर दो। गेल यूज करता है पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। बी और एन यहाँ पर कांस्टेंट है, ये हो गया P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। एक और चीज़ ध्यान देते हैं कि हम लोग को 400 बॉयल्स लॉ मिला के एक फार्मूला आता है P1 V1/T1 इज इक्वल्स टू P2 V2/T2। ये 400 बॉयल्स मिला के होता है। इस सब में एन भी कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। इस सब का बदला लेने के लिए एवोगाड्रो का किए कि टी और पी को ही कांस्टेंट कर दिए, टी और पी को कांस्टेंट करके वॉल्यूम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिए नंबर ऑफ मोल्स से। तो इनका भी हो गया फार्मूला आएगा V1/N1 इक्वल्स टू V2/N2। एवोगाड्रो का नियम जो है वो मोलर मास और डेंसिटी के बीच में रिलेशन देता है। एवोगाड्रो का देना है कि से पता चलता है कि मोलर मास होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। जो मोलर मास होता है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एवोगाड्रो के भी बताया। इस क्वेश्चन में करा है कि यहाँ पर टी नियत ताप यानी टी कांस्टेंट है, तब बॉयल में बॉयल होते होते टी कांस्टेंट होता है। टी कांस्टेंट होता है कि इसमें बॉयल्स का नियम है, यहाँ पे भी फिर ज़्यादा टी कांस्टेंट है। तो किसी का वॉल्यूम कम करने पे क्या होगा, प्रेशर जो है इन्वर्सिटी प्रोपोर्शनल होगा तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। करा है यहाँ पे फिर से स्थिर ताप यानी टी कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर को 3 गुना करने पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम 1/3 हो जाएगा, इन्वर्सिटी प्रोपोर्शनल होता है। बॉयल्स में हम लोग कोई भी दिया करना था, बॉयल्स जो है उसमें PD वाला भी नियम था कि प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, जब टी और एन कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर दिए गए ताप पर यानी एक तरीके से टेम्परेचर जो है कांस्टेंट है,
प्रेशर बाई डेंसिटी का मान नियत रहता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी से, इसी को लिख दिया P/D कांस्टेंट। कब होता है? जब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी से। भी बॉयल का ही नियम है। यहाँ पे जो है बॉयल्स और चार्ल्स वाला का जो नियम जो था P1V1/T1 इक्वल टू P2V2/T2, इसी को मिला दिया है, इसी को दूसरे रूप में लिखे हुआ है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखे हुआ है। ये वाला आंसर ज़्यादा सही होगा। कह रहा है नियत दाब, यहाँ जो प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। सालूपुर्जा चार्ल्स प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है चार्ल्स में। स्थिर दाब यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे गैस का नियम क्या होगा? तब वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का, चार्ल्स का नियम है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का नियम बराबर होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन इसमें बताना है कि बॉयल में जो होता है, बॉयल होते होते इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। चार्ल्स में जो है चालूपुर्जा तो प्रेशर कांस्टेंट। एवोगाड्रो में डायरेक्टली पोस्ट होता है N से, ये इसमें होता है टेम्परेचर और प्रेशर को ही कांस्टेंट करता है, तीनों सही है। और इसमें कौन सा जो गैस का नियम नहीं है? फैराडे का नियम जो है इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम है। कर यहाँ पे क्या किया है? वॉल्यूम को फिक्स किया है। गैल लूजेक जो है वो पिटा जाएगा, इसीलिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है। इसका आवाज़ बंद करो, इसलिए वॉल्यूम उसमें कांस्टेंट हो जाता है। कर रहा है इसमें से कौन सा ये तब कह रहा है कि बॉयल जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच की रिलेशन को बताता है, सही बात है। कह रहा है बॉयल नियम की सहायता से हम लोग को पता प्रेशर और डेंसिटी के बारे में पता करते हैं, दोनों के दोनों बात सही है। कह रहा है कि प्रेशर फिक्स करने पर कौन जो है तो वॉल्यूम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के चार्ल्स का नियम है। कह रहा है टेम्परेचर भी फिक्स और प्रेशर भी फिक्स, तो यहाँ पे एवोगाड्रो का नियम। कह रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर देने के बाद जो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? तो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाता है। तो यही तो है एवोगाड्रो का नियम। एवोगाड्रो के नियम के अनुसार सामान्य टेम्परेचर और प्रेशर पर सभी गैस किसके बराबर होता है? तो 22.4 लीटर अणुओं की जो मोल की संख्या है उसके बराबर। एवोगाड्रो के हिसाब से अणुओं की संख्या के बराबर होता है। समान जब टेम्परेचर उसको फिक्स कर देते हैं प्रेशर को, तब वॉल्यूम जो होता है वो 22 STP होता है, 22.4 लीटर, वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। बॉयल का नियम हो गया ये वाला, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल B। V जो चार्ल्स का नियम हो गया, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी सही है। ये कब होगा? तो जब इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए। ये कब वैलिड होगा? जब इसमें हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए। कह रहा है इस फिक्स टेम्परेचर पर इसमें से कौन सा सही है? टेम्परेचर फिक्स करेंगे तो आएगा बॉयल्स का नाम P इनवर्सली V भी है और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी भी है। कौन सा जो है आइडियल गैस है? आइडियल गैस हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं सामान्य ताप या दाब, जिसको NTP या STP कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन या फिर बैरोमीटर में 760 mm या फिर 1 ATM का प्रेशर हो, तो उस समय 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है, उस समय 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर होता है। इसको मोलर आयतन भी कहा जाता है, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। पूरा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? जब हम लोग बॉयल, चार्ल्स और एवोगाड्रो तीनों को मिलाएंगे तो हम लोग का इक्वेशन आता है PV = nRT। यही होता है हम लोग का आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे कौन क्या है? P हो गया, प्रेशर भी हो गया, वॉल्यूम N हो गया, नंबर ऑफ मोल्स R हो गया, गैस कांस्टेंट R जो है गैस कांस्टेंट, T जो है टेम्परेचर है। अब ऐसे ही वैल्यू के हिसाब से प्रेशर का हम लोग का फोर्स अपॉन एरिया से पता कर लेंगे क्या होगा। वॉल्यूम का तो मीटर क्यूब होता है, नंबर ऑफ मोल्स का इसका मोल ही होता है, ऐसा यूनिट। गैस कांस्टेंट निकालना है, टेम्परेचर का जो है वो क्या होता है? टेम्परेचर का हो जाता है केल्विन, ठीक है, या फिर डिग्री सेल्सियस। तो उस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं आर का। जैसे याद करना होता है इतना याद, आर का वैल्यू जो होता है वो 8.31 जूल के इनवर्स मोल इनवर्स होता है। क्वेश्चन से याद कर, अलग अलग यूनिट में दिया हुआ है, CGS वगैरह में भी। ऐसे हम लोग का फॉर्मूला होता है PV = nRT, लेकिन हम जानते हैं कि हम लोग का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम अपन मास होता है। तो इस हिसाब से हम लोग वॉल्यूम के जगह मास इंटू डेंसिटी भी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम लोग वॉल्यूम के जगह पर क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन डेंसिटी भी लिख सकते हैं। उसी तरह से मास और डेंसिटी में रिलेशन निकाल सकते हैं। आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस वही होता है जो सभी वह गैसेस जितना भी टेम्परेचर और प्रेशर पर गैस के जितना भी नियम है सबको पूरा फॉलो करेगा, वही आइडियल गैस है। आइडियल गैस जो है, ऐसा कोई भी गैस जो आइडियल गैस अभी तक नहीं मिला, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट कहा जाता है। आइडियल गैस के लिए ही होता है PV = nRT। इसका एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो भी पूरा नेग्लिजिबल होता है, इसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है हाइपोथेटिकल है, रियल में कोई आइडियल गैस नहीं है।
जो रियल गैस होता है, रियल गैस जो होता है उस सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर इस गैस के नियम को पालन नहीं करता है। ये जो है जब P कम T ज़्यादा, ये कब फॉलो करता है रियल गैस, इसको नियम को कब फॉलो करता है, जब P कम T ज़्यादा होता है, P कम T ज़्यादा तब होता है, तभी को वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होता है। रियल गैस होते हैं उनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, और इनका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम भी होता है, नेग्लिजिबल नहीं, इनका वॉल्यूम होता है। जितने भी हम लोग आज अभी के समय गैस जानते हैं सब का सब जो है रियल गैस ही है। जो आइडियल गैस का इक्वेशन था उसको रियल में फिट करने के लिए वेन डेर वाल्स जो है इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किए, तो यहाँ पे हो गया रियल गैस का इक्वेशन जो होता है P + n²a/v² ब्रैकेट में v - nb = nRT होता है। एन और मोलो का संग एन का और 1 हो जाएगा, तो P + a/v² v - bRT हो जाएगा। P + n² a/v² v - nb = nRT। यहाँ पे a और b जो है वन डेर वाल्स कांस्टेंट है। डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का जो नियम है डाल्टन का, मैंने दो या दो से ज़्यादा गैस को एक बर्तन में रखा गया है, दोनों जो आपस में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं, वहाँ पे काम करता है कौन, डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का। तो डाल्टन का पार्शियल प्रेशर क्या है, मान लीजिए एक कंटेनर है, इसमें जितना भी आप अलग अलग गैस रखे हैं उनके टोटल का प्रेशर जो होगा वो सबके अलग अलग प्रेशर को जोड़ेंगे उसके बराबर होगा। यहाँ पर दिया हुआ है P टोटल जो है अलग अलग प्रेशर जोड़ने के बराबर होगा। इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम को जो है कांस्टेंट रखा जाता है। डाल्टन में टेम्परेचर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए नियम काम करते हैं। इसे मान लीजिए 3 हो गया, कंटेनर में 3 गैस है, 3 गैस के द्वारा जो लगाया जाएगा दीवार में प्रेशर उसी को पार्शियल प्रेशर कहता है। तीनों को अलग अलग प्रेशर को जोड़ेंगे तो वो जो पूरा कंबाइंड जो गैस का प्रेशर लगाएगा उसके बराबर होता है। गैस जो एक दूसरे से मिलता है वो मतलब गैस काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करते रहता है, उन्हें एक दूसरे मूवमेंट के कारण एक दूसरे से मिल जाता है और उसी को डिफ्यूजन ऑफ गैस कहते हैं। उसी को ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इसको देखेंगे आगे क्या। तो वो जो गैस है उसका रेट कितना हुआ, कितना जल्दी जल्दी हवा में मिलेगा, उसको कैसे होता है, तो रेट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के डेंसिटी के, उसके गैस के डेंसिटी के से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो है टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर और प्रेशर होता है आर, वो जो रेट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। हम लोग पीछे देखे थे कि डेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। यहाँ पे दिया हुआ है रेट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, तो R1/R2 हो जाएगा √D2/D1, इस पर क्वेश्चन भी है, और √M2/M1 हो जाएगा। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है यही जो रेट होता है पर यूनिट टाइम में निकाला जाए तो उसको रेट ऑफ डिफ्यूजन कहेंगे। जो रेट होता है उसको निकालेंगे जो उसका जो गैस है उसका वॉल्यूम, उसको डिफ्यूजन होने में कितना टाइम लगा है, तो वही हो जाएगा हम लोग का रेट ऑफ डिफ्यूजन। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका डिफ्यूजन जो होता है वो भी जल्दी जल्दी होने लगता है। टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिफ्यूजन के रेट से जल्दी जल्दी डिफ्यूजन होने लगता है। ये ग्राहम का जो लॉ है वो आइसोटोप को बांटने में मदद करता है। ग्राहम का लॉ आइसोटोप को बांटेगा, जो जितना कम वजन वाला आइसोटोप होगा वो जो ज़्यादा डिफ्यूजन करता है, जो तेज़ी में डिफ्यूजन करेगा, क्योंकि उसका वजन कम होगा तो रेट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास से, जिसके कारण वो जल्दी जल्दी डिफ्यूज करेगा। तो आइसोटोप को छटने में मदद करता है। यानी कोई अननोन गैस है लेकिन उसका हम लोग रेट पता कर लें, रेट जो होता है रेट पता करने से हम लोग उसका मॉलिक्यूलर मास और डेंसिटी निकाल लेंगे। यानी एक अनजान गैस को ही पहचानने में मदद करता है। मान लिया गैस का कंटेनर, उसमें अलग अलग गैस है जिसका अलग अलग डेंसिटी है, तो उसको हम लोग अलग करने में मदद करता है ग्राहम्स का लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसी के नियम से, इसी के चलते जो है हम लोग कोयला के खदान में मीथेन या फिर मार्स गैस को पहचान पाते हैं, मीथेन या मार्स गैस। इफ्यूजन क्या होता है, मान लीजिए कि हवा जो है किसी कंटेनर में पैक है, जैसे पैक है, लेकिन उसमें एक छेद हो जाए, वहाँ से जब पंचर से हवा निकलता है उसी को इफ्यूजन का में कह सकते हैं। जो बॉयल चार्ज सब का जो नियम था वो सब जो था थियोरेटिकल बेस्ड, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था, लेकिन कुछ ऐसे नियम थे जो थियोरेटिकल बेस्ड, तो इसीलिए आया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। इसको सबसे पहले इस सिद्धांत को लाया बर्नौली, लेकिन बाद में इसको सबसे क्लॉसियस, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन लाए। क्लॉसियस, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल को याद रखना, मैक्सवेल भी लाए थे, क्लॉसियस, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल को याद रखना है। इसके बारे में क्या क्या बताएं। गैस जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनता है, सभी मॉलिक्यूल का सिमिलर प्रॉपर्टी होता है, हर दिशा में जाते रहता है, इसका जाने का जो स्पीड है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। और गैस मॉलिक्यूल जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, और ऊपर से जब ये टकराता है आपस में या फिर किसी चीज़ के सरफेस से, तो इसके एनर्जी में बिल्कुल 0 लॉस होता है। और गैस मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है बिल्कुल नहीं होता है। गैस मॉलिक्यूल जो है जिस कंटेनर में रखेंगे उसके दीवार से लगता है, टकराते रहता है, इसके कारण वहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होता है। उसके बाद इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसके मामले में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। इसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ऐसे ग्रेविटेशन का इफेक्ट जो होता है बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का यहाँ पे लिखा हुआ है Pv = 1/3 mnu² है। प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, m जो है मास हो गया, n जो है नंबर ऑफ मोल्स हो गया, u जो है वो वेलोसिटी हो गया। Pv = 1/3 mnu² होता है। रूट मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √3RT/m, u = √3RT/m जो है, m हो गया मॉलिक्यूलर मास, r हो गया गैस कांस्टेंट, t हो गया टेम्परेचर, √3RT/m हो गया
वेपर डेंसिटी ऑफ गैस को देखते हैं। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, जो वेपर डेंसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है जिसका मोलर मास होता है, मोलर मास को 2 से भाग आधा होता है। जो वेपर डेंसिटी होता है मोलिक्यूलर मास के आधा होता है, मोलिक्यूलर मास बाई 2 होता है वेपर डेंसिटी। यही फॉर्मूला याद रखना है कि मोलर मास का आधा कर दीजिए। इसी इसका निकालने का फॉर्मूला होता है कि उस जितना वॉल्यूम है उसका उसको उतना ही वजन का हाइड्रोजन लीजिए, हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड किया जाता है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। जो गैस होता है उसको भी हम लोग लिक्विड में बदल सकते हैं। कब? उसका टेम्परेचर को घटाइए और प्रेशर को बढ़ा दिए, प्रेशर को बढ़ा के टेम्परेचर को घटा के हम लोग उसको लिक्विड कर सकते हैं। इसमें जो टेम्परेचर का ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, कुछ उसके नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक लिक्विड रूप में नहीं आएगा, कितना ही प्रेशर अप्लाई कीजिए कर लीजिए। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या 31.1 डिग्री सेल्सियस, इसके नीचे इसके ऊपर होगा ना तो कितना ही प्रेशर अप्लाई करने से जो है लिक्विड नहीं बन पाए। लेकिन वैसे प्रेशर भी है यार, उसके मतलब कि प्रेशर जो है उससे कम होगा तो नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। क्रिटिकल वॉल्यूम भी होता है, जब क्रिटिकल वॉल्यूम या क्रिटिकल प्रेशर पे जो वॉल्यूम वहाँ पे रहता है उसी को क्रिटिकल वॉल्यूम कहते हैं। जैसे CO2 का 95.65 है, क्रिटिकल प्रेशर 72.9 ATM था। जब अगर आइडियल गैस का इक्वेशन जो है PV = nRT होता है। PV = nRT में जो R जो है वो गैस कांस्टेंट है, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। PV = nRT में जो गैस कांस्टेंट है R का मान किस पे डिपेंड करता है? ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, किस में मेजर करते हैं। देखिए हम लोग CGS में अलग आता है, SI में यूनिट में अलग आता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन सा यूनिट यूज़ करते हैं उसके पे डिपेंड करेगा। कह रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है। अगर P1 V1 जो है वो बॉयल का नियम है, इसमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाता है, सही बात है। ये जो चार्ल्स का है इसमें प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट, मतलब एवोगाड्रो का है प्रेशर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ये वाला गेल-यूज़ेक का है पीटाई वाला, इसमें वॉल्यूम को उसको कम कर देते हैं, वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देते हैं। ये जो है किसी में का नहीं है, गलत दिया हुआ है। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं। जीरो वॉल्यूम वही जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो पूरा खत्म हो जाए। हालांकि प्रैक्टिकल है, ऐसा इसलिए नहीं होता है। जो 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस पे होता है। करें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कब होता है? 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे जीरो जो है वो केल्विन है। कह रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहता है जो थियोरेटिकली जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है उसी को एब्सोल्यूट जीरो करते हैं। जो थियोरेटिकल जो पॉसिबल सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है। स्केल ऑफ टेम्परेचर, जो एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर उसमें सिर्फ केल्विन में नापा जाता है। तो इसमें कौन सा है? तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है थियोरेटिकल कंसेप्ट है, सही है। खैर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम जो है जीरो नहीं होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। इसके पहले ही या तो गैस बन जाता है फिर सॉल्ट भी बनता है, सही बात है। लाइक किसी गैस पर हम लोग अगर प्रेशर लगाएं, उसका तो प्रेशर लगाते हैं उसको हम लोग संपीड़ित करने के लिए। तो प्रेशर डायरेक्टली पहुँचता है टेम्परेचर के गेल-यूज़ेक के हिसाब से, तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और प्रेशर भी बढ़ जाता है। आइडियल गैस का गुण कौन जो नहीं है? यहाँ पे कह रहा है कि उनके विषय मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इनका वॉल्यूम जो होता है वो भी नेग्लिजिबल होता है। हालांकि और सब सही है, काल्पनिक गैस है ये भी सही है, ये सभी नियमों का पालन करता है, ये भी सही है। जो आइडियल गैस होते हैं उनका जो क्या एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। आइडियल गैस की एनर्जी जो है नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। का जो रियल गैस है वो पालन नहीं करता है PV = nRT का, सही बात है। P + n² A/b² करके फार्मूला है उसका, B - NB = nRT करके फार्मूला है उसका। वास्तविक गैस है वेंडर वाल के वास्ते, मतलब कि रियल गैस जो है वेंडर वाल इक्वेशन स्टेट को फॉलो करता है, सही बात है। जितने भी गैस हम लोग जाना गैस सबके सब जो है रियल गैस ही है। करे कब किस कंडीशन में रियल गैस जो है वो आइडियल जैसा बिहेव करेगा? रियल गैस जो है वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करेगा। तो ये कब होगा? टेम्परेचर हाई और प्रेशर कम, यानी P कम T ज़्यादा होगा। P कम T ज़्यादा तब जो रियल गैस जो है वो आइडियल गैस बन जाता है। PV = nRT में किस टर्म को जो है मॉडिफाई करके वेंडर वाल जो फार्मूला ले आइडियल गैस के लिए, तो वॉल्यूम को और प्रेशर को, वॉल्यूम और प्रेशर को कांस्टेंट किए। RT को तो वैसा ही रखे, nRT को वैसा V और P को वॉल्यूम और प्रेशर को मॉडिफाई किया वेंडर वाल। और P कम T ज़्यादा कर दे तो जो वेंडर वाल का जो है वो क्या हो जाएगा? रियल से आइडियल बन जाता है। आइडियल बन जाता है PV = nRT हो जाएगा, 1 मोल के लिए RT हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। अगर P कम T ज़्यादा कर दे तब रियल का जो आइडियल बन जाएगा, यहाँ पे आइडियल का इक्वेशन हो जाएगा। ये हो जाता है P n² A² V² V - NB = nRT, 1 मोल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है वेंडर वाल का इक्वेशन। यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होता है मिक्सचर ऑफ गैस में, सबका अलग अलग जो गैस होता है उसके बराबर होता है सम करने पर। ये डेल्टन का था। डिफ्यूजन ऑफ गैस किसके द्वारा दिया गया था? थॉमस ग्रैहम के द्वारा दिया गया।
करें उस नियम को क्या कहते हैं जिसमें नेचुरल प्रोसेस होता है मिक्सिंग का, गैस एक दूसरे में मिक्स करता है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है उसके बावजूद भी एक दूसरे में मिक्स करता है, उसी को डिफ्यूजन ऑफ गैस कहते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैस कहते हैं। कह रहा है जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है डिफ्यूजन के समय में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डेंसिटी के किसके नियम के हिसाब से है, तो ग्राम के नियम के हिसाब से है। ग्राम के जो लॉ ऑफ डिफ्यूजन है उसके हिसाब से इन्वर्सली होता है रूट ऑफ डेंसिटी का, सही बात है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर मास का, ये भी सही बात है, ए और बी दोनों सही बात है। इसे विचार करना है। करा प्रेशर और टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, करा प्रेशर बढ़ाने से जो है वेलोसिटी घटता है, दोनों के दोनों गलत दिया हुआ है। गैस के डिफ्यूजन के लिए की क्या जरूरियत है, जो गैस है उन लोगों के बीच में आपस में जो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तभी जाके डिफ्यूजन होता है। ग्राम का जो नियम है उसके हिसाब से R1/RT = रूट अंडर D1 इन्वर्सली होने का ऊपर D2 नीचे D1 होगा। और कमरे एक कोना में इत्र का सूसी खुला छोड़ देने से पूरे रूम में फैल जाता है, डिफ्यूजन के कारण, डिफ्यूजन के कारण होता है। गैस के जो डिफ्यूजन का नियम उपयोग होता है किसमें, गैस के मिश्रण से गैसों को अलग करने में। अब गैस मान लिया गैस का मिक्सचर में बहुत सारा गैस है, उसको अलग अलग करने में यूज होता है। आइसोटोप को अलग करने में यूज होता है, मोलर मास वाले से आइसोटोप को अलग कर लेंगे। वेपर डेंसिटी भी निकालना है, वेपर डेंसिटी जो गैस होता है वो भी उसी से निकल जाता है, गैस के नियम से, ग्राम के नियम से निकल जाता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल रहा है, हाइड्रोजन को ऊपर रखेंगे और ऑक्सीजन को नीचे, क्योंकि इसमें उल्टा होता है। हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2, ऑक्सीजन का हो जाता है 32, तो 2/1/16 तो 1:4 हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वेपर डेंसिटी का रेशियो दिया 1/16, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है। तो जो वेपर डेंसिटी क्या होता है वो मोलर मास बाई 2 होता है, तो जो मोलर मास हो जाएगा वेपर डेंसिटी गुने 2 हो जाएगा, तो यानी कि रूट अंडर 32/2 हो जाएगा, तो रूट अंडर 16/1 यानी कि 4 जो है वही आंसर हो जाएगा इसका रेशियो। जो CO2 होता है, CO2 के डिफ्यूजन का जो रेट है वो हवा के रेट से कम होता है। इसका क्या होता है, ये CO2 जो भारी होगा, जो जितना हल्का होता है उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होता है। जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस का वो नेग्लिजिबल होता है, ये किसका काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस का बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है। अगर PV = nRT में R का जो है वो कैलोरी यूनिट बताना है, कैलोरी यूनिट, तो कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स याद रखना है यहाँ पे। R से N इधर जाने से मोल इनवर्स होगा, सब में मोल इनवर्स है। T इधर जाने से K इनवर्स होगा, ये भी सब में K इनवर्स है। तो यहाँ पे जो इसको याद रखना है 2, यहाँ पे 2 केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स होगा, 2 यहाँ पे होगा, 2 जरूरी है, 2 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। कह रहा है कि यहाँ पे बताना है वेपर डेंसिटी और मोलिकुलर वेट में, तो वेपर डेंसिटी होता है मोलिकुलर वेट बाई 2, सबसे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, वेपर डेंसिटी 14 है तो इसका मोलिकुलर वेट हो जाएगा B = m/2 हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब कह रहा है गैस A का वेपर डेंसिटी गैस B के वेपर डेंसिटी से 4 गुना है। यदि B का मोलिकुलर मास m है तो A का मोलिकुलर मास क्या होगा, ये सिंपली पुट करेंगे उस पर तो आ जाएगा 4m आएगा इसका आंसर। तो सॉल्व करेंगे। कह रहा है किसी भी गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। जो गैस का काइनेटिक एनर्जी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। कह इसमें से कौन सा गैस जो हवा से हल्का होता है, तो एमोनिया सबका निकालेंगे। ऑक्सीजन का होता है 32, इसका होता है प्रोपेन का होता है C3H8 44, क्लोरीन का 71, तो अमोनिया जो है वही यहाँ पे 32 साल का है। गैस को हम लोग लिक्विफिकेशन कब कर सकते हैं, प्रेशर बढ़ाकर और टेम्परेचर घटाकर। एंड्रूज जो है वही पता, एंड्रूज पता किए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्रिटिकल टेम्परेचर जब तक उसको नहीं मिलेगा, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस 31.1 और वो नहीं मिलेगा, उसके नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक जाके उसका लिक्विफिकेशन नहीं होने वाला है। एमोनिया के लिए होता है 132.35। तो काइनेटिक थ्योरी जो है वो सबसे पहले कौन दिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तो दिए बर्नौली दिए थे, उसके बाद क्लॉसियस, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन थे, लेकिन यहाँ पे मैक्सवेल से ऑप्शन होता है, मैक्सवेल हो गया। करे गैस में टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होने से क्या होगा कि बॉयल्स का नियम लगेगा। बॉयल्स का नियम क्या होता है, P1 V1 = P2 P1 यहाँ पे है, P1 यहाँ पे दिए हुए हैं, V1 यहाँ पे दिए हुए हैं, P2 यहाँ पे दिए हुए हैं, V2 हम लोग को निकाल लेना है, निकल जाएगा। यहाँ पे ताप स्थिर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, V2 निकल जाएगा। यहाँ पे गैस का दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग का प्रेशर दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है V1 दिया हुआ है, अब V2 दिया हुआ है। अब जो हम लोग को लगेगा कितना एक्स्ट्रा दाब लगेगा, तो जो एक्स्ट्रा दाब लगेगा पहले वाला, उसमें से पहले वाला दाब को हटाएंगे तब ना एक्स्ट्रा वाला पता चलेगा। तो ऐसे तो हम लोग का आंसर 20 बार आएगा, लेकिन एक्स्ट्रा वाले सिर्फ एक्स्ट्रा पता करना कितना लगेगा, तो 20 में से पहले 1 बार था उसको घटाएंगे तो 19 बार आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है दाब यानी प्रेशर है, प्रेशर से चार्ज का नियम लगेगा V1 T1/V2 T2। तो यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे टेम्परेचर जो है हमेशा केल्विन में ही लेंगे। तब T1 दिया हुआ है 20,
T2 दिया हुआ है 40, इसमें से 273 ऐड कर देंगे। पहला V1 है 100 ml, दूसरा V2 यहाँ से निकल जाएगा 106.8 ml। यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वायु दाब समान है, यानी कि प्रेशर जो है कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट होगा, BT वाला लगाएंगे, फिर यहाँ पे टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, ये भी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर तो दिया हुआ है कि टेम्परेचर हम लोग को निकालना है। पहला टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री, यानी 273 केल्विन हो गया। और कह रहा है कि जो गैस का वॉल्यूम जो है वो दुगुना हो जाएगा, पहले x था तो बाद में 2x हो जाएगा। तो V1 हम लोग को V1/T1 करेंगे, तो पहला T1 यहाँ पे 273 हो जाएगा, T2 हम लोग को निकालना है, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, x कट जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया कि रसोई गैस को इतना दाब पर रखा जा सकता है, उसका टेम्परेचर इतना है, और उस पर 12 बार का दाब फिर से सूचित किया गया, उसमें अचानक आग लग जाएगा तो कितना पर जो सिलेंडर फट जाएगा। यानी ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है, फिर प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर पूछ रहा है ऑप्शन से भी देख सकते हैं। तो PT वाला किसका है, गेल-लुजैक का है, P1/T1 = P2/2T से निकल जाएगा। टेम्परेचर को यहाँ पे भी हम लोग केल्विन में ही लेंगे। और इस क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर दिए हुए है, वॉल्यूम भी दिए हुए है, और क्या दिए हुए हैं, प्रेशर भी दिए हुए हैं। सामान्य ताप पर निकालना है, सामान्य ताप और दाब। सामान्य ताप और दाब जो है, सामान्य ताप कितना होता है, सामान्य ताप 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे 273 केल्विन होता है। तो ये हम लोग का P1/T1 = P2/T2 से निकल जाएगा। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन में देखा था 27 डिग्री सेल्सियस और 2 atm प्रेशर पर ऑक्सीजन के 1 मोल का आयतन निकालें। STP पर ऑक्सीजन का मोलर आयतन 22.4 लीटर है। STP पे जो है वो 22.4 लीटर है। यानी कि हम लोगों को T1 दिए हुए 27, P1 दिए हुए 2, V1 जो है निकालना है, मोलर वॉल्यूम निकालना है, तो V1 हम लोग को निकालना है। अब P2 हम लोग का हो जाएगा, P2 हम लोग का हो जाएगा 1 atm। STP पे जो है 1 atm होता है, यहाँ पे भी 1 atm ही लेते हैं। P2 जो है 1 atm हो जाएगा, और T2 जो है वो 273 केल्विन हो जाएगा STP पे, और वॉल्यूम जो है 22.4 लीटर हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग का वॉल्यूम निकाल लेंगे तो 12.30 लीटर आएगा। यहाँ पर दूसरा का वॉल्यूम जो है STP 22.4 लीटर लेना है। NTP पर 22 ग्राम CO2 का आयतन, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो इतना कितना होता है, 22 ग्राम मतलब 22 CO2 का कितना हो जाता है, 12 + 32, C का 12, इसका 32, 44। तो मोल जो है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका NTP पे 22.4 होता है, 22.4 का आधा करेंगे तो 11.2 हो जाएगा। 16 ग्राम ऑक्सीजन का निकालना है, तो 16 ऑक्सीजन कितना होता है, 32 होता है, तो 1/2 कर देंगे तो 22/4 का आधा 11.2। कह रहा है किसी गैस का ग्राम मोल अणु, यानी कि 1 मोल को ही कहते हैं, आयतन NTP पर होता है 22.4 लीटर। 22.4 ग्राम अणु जो होता है 22.4 लीटर होता है। NTP पर 10 ग्राम हाइड्रोजन का निकलता है, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, हाइड्रोजन का 10/2 5, तो 22.5 में करेंगे 5 से गुना तो 112 आ जाएगा। NTP पर नाइट्रोजन के 28 ग्राम का वैल्यू निकालना है, तो 28, और नाइट्रोजन का भी 28 हो जाएगा, 28 22.4 लीटर ही रह जाएगा।